अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये शीट जो मैंने खोली हुई है वीडियो में, ये एनिमल प्राइसिंग इसका मैंने नाम रखा है। मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो बकरीद के सीज़न में जानवरों का काम करते हैं, उसमें उनका शौक़ भी होता है और कुछ प्रॉफिट का भी जो है ना वो इरादा होता है। तो नॉर्मली उनका तरीका ये होता है कि जानवर जो उन्होंने ख़रीदा उसके ऊपर उसके ख़र्चे लगाते हैं तो बन जाती है कॉस्ट प्राइस, फिर उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाते हैं प्रॉफिट की तो बन जाती है आपकी सेल प्राइस। और सेल प्राइस से थोड़ा ऊपर बताते हैं वो बारगेनिंग के लिए, और फिर कोशिश बारगेनिंग करने के बाद वो सेल प्राइस तक उसको दे देते हैं। और जब आखिरी दिन बिल्कुल रह जाते हैं तो वो सेल प्राइस से भी कम करके कॉस्ट प्राइस तक भी देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बकरीद जब गुजर जाती है तो फिर तो वो जानवर जो है ना कॉस्ट प्राइस तो क्या बल्कि परचेज़ प्राइस पे भी नहीं बिक रहा होता। तो ये नॉर्मली लोगों का तरीका होता है, लेकिन मैंने जो है ना वो पिछली मर्तबा जब जानवर ख़रीदे तो मेरे लिए ये वाला तरीका जो है ना इस तरीके से मुझे काम करने में नुकसान नज़र आया। वो इसलिए कि मैंने 8 मंडियों से परचेजिंग की थी, जिसमें सिंध की मंडियाँ अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले टंडो साईंदाद, फिर मीरपुर ख़ास, उसके बाद मैं बाराड़ी में गया था, मतलब गांव देहात में, तो उसमें भुलारी और झिरक का इलाक़ा था। फिर मैं शहदादपुर की मंडी भी गया, चंबड़ भी गया, और तो एक और भी शायद कोई थी, जहन में नहीं आ रही। इसके अलावा पंजाब फिर मैंने जब जाना शुरू किया तो मुल्तान का चक्कर लगा 2 मरतबा, और कोट छुट्टा की मंडी है डेरा गाज़ी ख़ान के पास, वहाँ से मैंने परचेजिंग की। तो टोटल 57 जानवर थे। प्राइस रेंज भी काफ़ी बड़ी थी। सबसे छोटी बछिया जो है हमारे पास थी 46,000 रुपये की हमने ली थी, और सबसे बड़ा एक बैल था वो 1,55,000 रुपये का लिया था। और नस्लें भी काफ़ी थीं इसमें। रेड सिंधी नस्ल की जानवर ज़्यादा थे। इसके अलावा इसमें थरी नस्ल के थे जो कि चांद बैल होते हैं, बड़ी सींगों वाले। इसके अलावा इसके अंदर कुछ क्रॉस थे, ऑस्ट्रेलियन जो विलायती कहलाते हैं, वो 2 थे सिर्फ, लेकिन बाकी इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और देसी के क्रॉस भी थे मेरे पास। और कुछ जो थे वो बिल्कुल प्योर चोलिस्तानी थे, जो पंजाबी जो ना वो नस्ल कहलाती है। तो उसके अंदर से 2-3 ऐसे थे जो कि साहिवाल भी थे, 2-3 बच्चियाँ थीं साहिवाल की। तो ये मुख्तलिफ़ नस्लें थीं और मुख्तलिफ़ कलर्स थे इसके अंदर। मेरे पास प्लेन जो है ना वाइट काफ़ी सारे थे, फिर साहिवाल जो थे वो प्लेन पूरा जो है ना वो जो ब्राउन कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन कलर, तो वो था। इसके अलावा चोलिस्तानी के अंदर जो है ना वो अलग अलग प्रिंट थे। उसके अंदर मक्खी चीना शायद एक आधी था शायद, लेकिन उसके अंदर अबलग प्रिंट मेरे पास थे 3-4, वाइट और ब्लैक भी थे और वाइट और रेड भी थे। तो बताने का मकसद ये है इतनी डिटेल के मेरे पास एक बड़ा ही मिक्स था जानवरों का ना, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैंने हर साइज़ और हर कलर और हर नस्ल जमा करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब इन सब जानवरों को एक साथ रख के बेचने का मरहला आया तो उसमें से कुछ जानवर मुझे नज़र आए कि वो तो मैंने जो परचेजिंग की है ना उसके हिसाब से मतलब ये कि बहुत अच्छी उनकी प्राइस मुझे मिली है, और इसको मैं अगर इस पर जो है ना वो प्रॉफिट रख के बड़े आराम से इंशाल्लाह ये मेरे बिक जाएंगे। और कुछ जानवर ऐसे मुझे नज़र आए कि वो मुझे बहुत महंगे लगे, अपनी परचेजिंग बहुत महंगी लगी, और मैंने कहा कि ये तो जो है ना कॉस्ट प्राइस पर भी अगर मैंने बेच दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर मैंने इसके लिए एक काम ये किया कि मैंने प्राइसेस की एवरेजिंग की। अब यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट इंशाल्लाह समझाता हूँ, तो उससे आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि एक बिज़नेस जब आप रन करते हैं, एक सीज़न रन करते हैं, तो ये तकरीबन 65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें 50 लाख का हमने माल ख़रीदा था, और तकरीबन जो है ना ये हमारा पूरा माल जो है ना वो 67 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। 65 लाख का हमने ख़रीदा था, 50 लाख का हमने ख़रीदा था, और 15 लाख ऊपर जो है ना वो हमने रख कर इसको 65 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो 17 लाख रुपए जो ख़र्चे हुए थे उसमें से हमारे सिर्फ 15 लाख के ख़र्चे निकले, बाकी 2 लाख का समझे हमें लॉस हो गया।
लेकिन बहरहाल ये लॉस और ज़्यादा हो जाता अगर मैं, मेरी नज़र में ये एक बड़ा क्रूशल पॉइंट था मेरे इस बिज़नेस का जब मैंने ये वाली प्राइसिंग की थी। तो इस प्राइसिंग के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि कस्टमर क्या चीज़ देखता है। कस्टमर जानवर के अंदर दो चीज़ें देखता है, एक उसकी खूबसूरती और दूसरा उसका वज़न। तो फिर मैंने अपने सारे जानवर जो थे वो डेटा अलग है, ये मैंने एक सैम्पल डेटा बनाया हुआ है। वो डेटा भी कोई अगर मांगेगा तो मैं इंशाल्लाह दे दूँगा उसको, वो अब एक आर्काइव हो चुका है। तो उसके अंदर सारे जानवरों की एक्चुअल परचेज़ प्राइसेस और उनके ऊपर एक्सपेंसेस और फिर हमने कितने में उनको सेल किया, वो सब उसके अंदर मौजूद है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी को अगर लगे कि हाँ ये काम की चीज़ें, तो वो फिर इसको फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद सवालात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, होता ये है कि आपने एक जानवर ख़रीदा, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए का। अब होता ये है कि आप जब किसी मंडी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक जानवर 1 लाख का मिला, दूसरा 1,05,000 का, तीसरा 1,10,000 का, चौथा 1,15,000 रुपये का। ठीक है, तो ये 4 जानवर मैंने जो रखे हैं ना, ये फ़र्ज़ करें कि मैंने बकरीद से 4 महीने पहले ख़रीद लिए और हर महीने इनके ऊपर मेरा 10,000 रुपये ख़र्चा आया, तो 40,000 रुपये इस पर मैंने ख़र्चा लगा दिया। तो बकरीद तक या बकरीद से 1 महीने पहले जब ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है सेल का, तो उस वक्त तक इसकी कीमत बन गई, एक जानवर की 1,40,000 बन गई, दूसरे की 45, तीसरे की 50, चौथे की 55। फिर इसी तरह 4 जानवर मैंने इसमें ऐसे रखे जो कि मैंने समझे बकरीद से 3 महीने पहले ख़रीदे थे, तो उन पर 30,000 रुपये एक्सपेंस आया और उनकी प्राइसेस ये वाली बन गई। फिर कुछ जानवर मैंने 4 जानवर मैंने ख़रीदे 2-2 महीने पहले, तो उनकी प्राइसेस जो है ना वो ये वाली बन गई। ठीक है, तो अब मेरे लिए बड़ा आसान सा तरीका तो ये है कि मैं जितने का मैंने ख़रीदा है, जितना उस पर ख़र्चा आया है, उसको मिला के जो मेरी कॉस्ट प्राइस बनी है, बस मैं वो चीज़ जहन में रखूँ और उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट ऐड कर दूँ। और प्रॉफिट जो है ना, मैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट भी ऐड कर सकता हूँ कि हर जानवर पे 10-10 हज़ार रुपये ऐड कर दूँ, लेकिन वो इतना वो बड़ा ब्लंट सा हो जाएगा। उसमें क्या है कि मैंने 1 लाख वाले जानवर पे भी 10,000 प्रॉफिट ले रहा हूँ और कोई जानवर मेरे पास 2 लाख का है तो उस पर भी 10,000 प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट तो काम नहीं करता। ये तो इतनी अकल तो सब में होती है कि लोग उसको परसेंटेज पे रखते हैं। तो अगर 10% प्रॉफिट इसमें रखें तो 1,40,000 वाला जानवर पर आपको 14,000 रुपये प्रॉफिट मिलना चाहिए। और इसी तरह से सबसे महंगा जानवर हमारा बन गया 1,75,000 वाला, उस पर आपको 17,500 रुपये मिलने चाहिए। यहाँ तक बात बिल्कुल आसान है। अब कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपकी बन जाएगी सेल प्राइस 1,54,000, 1,59,500, 1,65,000। तो जब मैं मंडी में या अपने फार्म पर जानवर को लेके खड़ा हूँगा और कोई आके मुझसे पूछेगा, तो ये 1,54,000 वाले के नॉर्मली ये होगा कि मैं इसके बताऊँगा 2 लाख। फिर वो बारगेनिंग करते करते हो सकता है कि मेरी 1,60,000 में डील हो जाए, 1,70,000 में डील हो जाए। तो सेल से ऊपर जितना, सेल प्राइस जो मैंने सेट की हुई है उससे ऊपर जितना भी मिले वो तो एडिशनल प्रॉफिट है। तो मेरा जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट था वो तो मुझे मिल गया, उसके अलावा ऊपर से मुझे और भी मिल गया। लेकिन अगर नहीं हो रही है डील फ़र्ज़ करें तो मैं, और बारगेनिंग कोई बंदा ज़्यादा कंसिस्टेंटली जो है ना बारगेनिंग कर रहा है और वो कम करवाता जा रहा है, तो मेरी भी लिमिट ये होगी कि मैं इसको अभी 1 हफ़्ता बचा है, मैं तो इसको एक मिनिमम 1,54,000 में इसको सेल कर दूँगा। लेकिन अब इसी सिनेरियो को आप उल्टा कर, ये थोड़ा सा आगे लेके चले जाएँ। अब बकरीद में सिर्फ 1 दिन रह गया है, आखिरी दिन है, चांद रात है, और आपके पास फ़र्ज़ करें 10 जानवर खड़े हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे यार, सेल प्राइस अगर मुझे नहीं भी मिल रही ना, तो मैं कम से कम इसको अपनी कॉस्ट प्राइस पे बेच दूँ, क्योंकि हो सकता है कि शुरू के 10 जानवरों में मैं कमा चुका हूँ, अब ये आखिरी के जो 10 हैं इनमें ना भी कमाऊँ तो एटलीस्ट मुझे नुकसान ना हो, तो मैं कॉस्ट प्राइस पर उसको बेच दूँगा। ये नॉर्मली लोगों की सोच होती है। अच्छा, अब ये होता क्यों है कि शुरू में 10 तो बड़े आसानी से निकल गए और आखिर में जो 10 बचे उनको बेचने में आपको मुश्किल हो रही है? ये होता इसलिए कि आपने प्राइसिंग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के नहीं की होती। आपने ये किया, देखा होता है कि यार मेरा इस पे कितना ख़र्चा आया, मैंने कितने का ख़रीदा, मेरा ख़र्चा कितना आया और मुझे इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए, ये देख के आपने प्राइसिंग की हुई है। हालांकि अगर आप ये देखें कस्टमर किन चीज़ों को देखता है, तो कस्टमर 2 चीज़ों को देखता है, एक उसका वज़न होता है, दूसरी उसकी खूबसूरती होती है। तो अब अगर आप अपने हर जानवर का कांटा करवा लें और उसका बिल्कुल एग्जैक्ट वज़न लिख लें केजीज़ के अंदर कि इसका इतना वज़न है। अब ये मैंने जो है ना वो जानवर का जो है ना वो कोशिश की है, जो सैम्पल डेटा है इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाऊं। तो 1 लाख का जो जानवर आया उसके मैंने ये लिख दिया कि भाई उसका मीट वेट कम से कम 4 मन तो हो।
तो 4 मन का मीट वेट का मतलब है कि 160 किलो, और जो है ना वो कम से कम 160 रखा है, तो थोड़ा से ऊपर भी हो सकता है, 165 हो सकता है, 170 हो सकता है, 175 हो सकता है। तो जानवर को काटे बगैर मीट वेट नहीं निकलता, लेकिन आप एक जो है ना वो एक अंदाज़ा जो है ना वो ज़रूर कर सकते हैं। तो आप उसका लाइव वेट करें, और भले इस फॉर्मूले में फिर आप लाइव वेट रख दें। बहरहाल मैंने मीट वेट से जो है ना वो बनाया, क्योंकि लोग नॉर्मली जानवर के वेट को ना मीट वेट के हिसाब से देखते हैं कि ये 4 मन का जानवर है, ये 4.5 मन का जानवर है, ये 5 मन का जानवर है, ठीक है। तो अब ये जब जानवर आपके पास मौजूद है, फार्म पे खड़ा है या मंडी में खड़ा है, तो आप उसका बड़े आराम से काटा करके एग्जैक्ट वेट निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने सारे जानवरों का जो है ना वेट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, खूबसूरती के हिसाब से देखा कि जानवर कितना खूबसूरत है। उसके लिए आपने एक क्राइटेरिया बना लिया कि यार ज़्यादा लोग जो है ना वो इस जानवर पे हाथ रखते हैं, ये अबलग प्रिंट है, इसको लोग ज़्यादा मांगते हैं, या ये गुलाबी है, इसको लोग ज़्यादा मांगते हैं, ये पिंक नोज़ है, ये ब्राउन नोज़ है, इसकी सींगें नहीं है, इसकी जो है ना झालर लंबी है। तो बहुत सारे ब्यूटी के फैक्टर्स होते हैं। आपने क्या किया, उन ब्यूटी के फैक्टर्स को सबको मिला जुला के ब्यूटी पॉइंट्स दे दिए अपने हर जानवर को। तो उसमें आपने किसी जानवर को 7 पॉइंट्स दिए, किसी को 8 दिए, किसी को 9 दिए, किसी को 10 दिए। इसके लिए आप अपने दोस्तों को फार्म पे या कहीं बुला के और उनसे एक जो है ना वो पोल भी करवा सकते हैं कि यार इन आप मेरे ये जो 30 जानवर खड़े हैं ना, इन सबको पॉइंट्स दे दो। तो आपके सब, और फिर आपने उनको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दिया कि यार पॉइंट्स देने की आपको समझ भी होनी चाहिए कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं ना। तो थोड़ा सा आपने उनको ब्रीफ भी कर दिया, उसके हिसाब से फिर उनसे पॉइंट्स ले लिए 1 to 10। और फिर आपने क्या किया कि अपने उनके दिए हुए पॉइंट्स को एवरेज कर लिया और आपने वो यहाँ पे डाल दिए। या आपको ख़ुद को अगर अच्छी तरीके से समझ है तो आप फिर भी जो है ना अपने जानवरों को एक मरतबा ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे सब जगह से देख के उनकी भराई कैसी है और वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब देख के आप उनको पॉइंट्स दे दें। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, अब आपने ये करना है कि ये जो सेल प्राइस आपने बनाई थी ना, इसका पहले करना है टोटल आपका फ़र्ज़ करें ये आ गया 20,79,000, ठीक है। फिर आप इसको करें एवरेज कि मेरे जानवरों की एवरेज प्राइस कितनी बन रही है। 12 जानवर हैं तो 20,79,000 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 1,73,000 आ गया, 173,000। फिर आपने इसकी कर ली प्राइस हाफ़। अब इसको आप 40%, 60% भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें कि आपने ब्यूटी को 60% देना है, वेट को 40% देना है। जैसे मेरा अपना ये होता है कि मैं वेट को ज़्यादा वेटेज देता हूँ और ब्यूटी को थोड़ी कम देता हूँ। तो आपने क्या किया कि जो एवरेज प्राइस है उसको आधा कर लिया। उसके बाद फिर आपने ये जो आधी प्राइस है ना, इसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जो आपका टोटल वेट है उससे। सॉरी, टोटल वेट को डिवाइड कर दिया आपने नहीं सॉरी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जो टोटल प्राइस है उसको आपने 12 से डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकाल ली और एवरेज प्राइस का कर लिया हाफ़। ये हाफ़ आपने इसलिए किया कि आपने हाफ़ पॉइंट्स देने हैं ब्यूटी को और हाफ़ पॉइंट्स देने हैं वेट को। अब आपने जितने भी इन सब जानवरों का वेट था ना, उस सारे वेट को ऐड अप कर लिया, ये आपका वेट आ गया। फिर आपने एवरेज वेट निकाल लिया कि मेरे जानवरों का एवरेज वेट 164 kg आ रहा है। फिर आपने ये निकाला कि अगर आपको जो टोटल प्राइस इतनी बनानी है और उसमें से आधी प्राइस आपको बनानी है वेट के हिसाब से, तो आपका जो 164 का एवरेज वेट आ रहा है उसमें से 1 किलो वेट को कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये किया कि ये जो रुपीस थे ना, जो हाफ़ प्राइस थी, इसको डिवाइड कर दिया अपने एवरेज वेट से, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए 528 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप ये 528 पॉइंट्स का मतलब ये है कि 1 किलो वज़न के 528 पॉइंट्स हैं या 528 रुपये हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर आके वेट वैल्यू जो है ना उसके अंदर आपने एक फार्मूला लगा दिया कि जानवर का जितना वेट है, यानी 160 अगर वेट है तो उसको 150, ये जो वैल्यू आई है 528, तो 160 को 528 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हर जानवर की वेट की एक वैल्यू आ गई, किसी की 84,000, किसी की 87,000, किसी की। तो आप ये नोट करेंगे ये जो वैल्यूज़ हैं ये जानवर की सेल प्राइस का तकरीबन हाफ़ बन रहा है, ठीक है।
उसके बाद फिर आपने कहा कि इसी तरह सिमिलरली आपने ब्यूटी के भी पॉइंट्स देने हैं। तो आपने ब्यूटी के जितने पॉइंट्स हैं सबसे पहले तो उन सबको सम कर लिया, ये 102 आ गया। फिर आपने उनका एवरेज कर लिया तो ये 8.5 आ गया। अब आपने कहा कि एक पॉइंट पर ब्यूटी के कितने टोटल पॉइंट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपने हाफ़ प्राइस जो है ना ब्यूटी के हिसाब से देनी थी, तो आपने इस हाफ़ प्राइस को डिवाइड कर लिया, यानी 866 को डिवाइड कर लिया आपने। ये जो आपके एवरेज ब्यूटी के पॉइंट्स थे ना 8.5 इन से, तो ये आपकी फ़िगर आ गई 10,191। लेकिन जब मैंने 10,191 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये टोटल जो है ना 2,79,000 और आगे जो है ना वो 600-700 आ रहा था। तो मैंने कहा कि इसको बिल्कुल बराबर करना है सेल प्राइस के सम के। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंज ये की कि 10,191 की जगह 10,185 रखा फार्मूले के अंदर। ये आपको नज़र आ जाएगा ब्यूटी वाले फार्मूले के अंदर कि ब्यूटी की जो वैल्यू बन रही है ना, देखें ये जो ब्यूटी की वैल्यू है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 10,185 से, ठीक है। तो अभी जब शीट आप लोगों के सामने होगी और फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छी आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगी इंशाल्लाह वीडियो की। अभी फ़िलहाल आप समझ लें कि 10,185 से आपने मल्टीप्लाई करना है इन ब्यूटी के पॉइंट्स को हर जानवर के अलग अलग। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10,185 जो है ना फिगर आ गई ये वाली। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आ गई, 9 को किया तो ये आ गई, 10 को किया तो ये आ गई। तो ये जो वैल्यू बनी है ना ब्यूटी की वैल्यू, ये डिपेंड कर रही है इन पॉइंट्स के ऊपर और फिर उस वैल्यू के ऊपर जो एक ब्यूटी पॉइंट को मिलनी है, जो कि हमारी निकली है 10,191। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। वो कम करने की वजह थोड़ा आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अब आपने करना ये कि वेट की वैल्यू और ब्यूटी की वैल्यू को जब जमा कर देंगे तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जिस हिसाब से कस्टमर आपके उस जानवर को वैल्यू करेगा। तो ऑल्दो अब मैंने क्या किया कि पीछे जो सेल प्राइस थी उसको कॉपी करके उठा के सामने यहाँ पे भी रख दिया, वैल्यू के बराबर में रख दिया ताकि कंपैरिजन हो सके। तो अब आप ये देखें कि किसी जानवर की परचेज़ प्राइस प्लस एक्सपेंसेस मिला के जो कॉस्ट प्राइस बन रही थी, फिर उसके ऊपर एक प्रॉफिट मिला के जो सेल प्राइस बन रही थी, वो 154,000 है। लेकिन आपने जब उसको एग्जैक्टली ब्यूटी और वेट के पॉइंट्स के हिसाब से एवेल्यूएट किया तो आपके पास उसकी कीमत बनी 1,55,775 रुपये। तो अब ये बताएं कि ये ज़्यादा प्रिसाइस प्राइसिंग है कि ये ज़्यादा प्रिसाइस है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइस प्राइसिंग है। अब इस तरीके से आपने सारे जानवरों की रीप्राइसिंग कर ली जो कि बिल्कुल प्रिसाइस आ गई। इवन 5-5 रुपये का भी इसके अंदर जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। और हुआ क्या कि ओवरऑल जो 12 जानवर थे, जब आपने इनकी सेल प्राइस को सबको सम किया तो ये जो 20,79,000 की फ़िगर आ रही थी ना, तो जब आपने इनकी जो वैल्यूएशन की है, इस वैल्यू को जब आपने सम किया तो उसकी भी टोटल वैल्यू इतनी ही आ रही है। देखें 20,79,000, सिर्फ एक 30 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए, मतलब आपने जो सेल प्राइस बनाई कॉस्ट के ऊपर एक्सपेंसेस मिला के और फिर आगे प्रॉफिट ऐड करके, तो बिल्कुल सेम जो है ना वो टोटल सम उतना ही बन रहा है आपकी वैल्यूएशन का। ये अगर ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपने ओवर वैल्यू कर दिया अपने सारे जानवरों को, और अगर ये सम कम बन रहा है तो इसका मतलब आपने अंडर वैल्यू कर दिया। लेकिन अगर ये बिल्कुल बराबर बन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ जानवरों को आपने ओवर वैल्यू किया, कुछ को अंडर वैल्यू किया, लेकिन ओवरऑल एवरेज प्राइसिंग आपकी जो हो गई ना वो ऐसी हो गई कि सब जानवर जब बिक जाएंगे इस प्राइसिंग के हिसाब से तो इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट जो है ना वो मेक श्योर हो जाएगा। अब आप इस नंबर को देख लें, डिफरेंस। ये डिफरेंस हमें ये बता रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू थी जानवर की 1,55,000, उसमें से आपने जो उसकी सेल प्राइस जो आपने बनाई थी अपने हिसाब से, जो नॉर्मली हर कोई बना रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अंडर, वो आपको उस जानवर की जो ना आपकी परचेज़ बड़ी अच्छी हुई थी क्योंकि आपको डिफरेंस पॉजिटिव मिल रहा है ना। इसका मतलब आपकी वैल्यू उस जानवर की ज़्यादा है, सेल प्राइस आपके हिसाब से कम बन रही है, और इसका मतलब है कि जानवर की परचेजिंग अच्छी थी। तो जितना डिफरेंस पॉजिटिव में ज़्यादा होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा आपकी उस जानवर की अच्छी परचेजिंग थी, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव में चला जाए तो इसका मतलब है कि उसकी परचेजिंग या तो
जो है ना वो महंगी थी, या फिर आपने उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस कर दिए हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब नज़र आ जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप जानवर सेल कर रहे होंगे तो शुरू में तो आप उसको जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह होगा ये कि किसी पर्टिकुलर जानवर के ऐसा नहीं होगा कि अच्छे अच्छे जानवर आपके शुरू में सारे निकल गए और जो ना वो कुछ जानवर जो है ना वो आखिर में बच गए, बल्कि सब जानवर जो है ना वो एक स्पीड से इंशाल्लाह एक नॉर्मल स्पीड से इंशाल्लाह जाएंगे। जो उनकी वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू देकर जाएंगे। तो होता ये है कि शुरू में जो जल्दी जानवर बिक जाते हैं ना वो बेसिकली आपने उनको अंडर वैल्यू किया हुआ होता है, वो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब आपने उसकी वैल्यूएशन इस तरीके से कर ली, अब ये देखें मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स रखे हैं, आप इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स जो है ना कर सकते हैं। ब्यूटी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं कि कितने दांत का है और उसकी झालर कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसकी नस्ल कौन सी है, सींगें छोटी हैं कि बड़ी, टांगें मजबूत हैं कि नहीं, भरा हुआ जानवर है या जो है ना उसकी चाल कैसी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, आंखें कैसी हैं, नोज़ कैसी है, पिंक नोज़ है या ब्राउन नोज़ है, नुकरा जो है ना कहलाता है उसके अंदर, फिर उसके खुर जो हैं वो पिंक हैं कि कैसे हैं, खुर टेढ़े तो नहीं है, खुर के पास से पाँव टेढ़ा तो नहीं है। और तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं ब्यूटी के अंदर। और जो वेट है, वेट तो सिंपल वेट ही है। ठीक है, तो ये अब थोड़ी सी रिपीटिशन हो रही है, मैं बस इसको एंड करता हूँ। तो इस तरीके से रीप्राइसिंग करने में बस एक मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी प्राइसिंग जिस तरीके से भी आप करते हैं उसका जो सम आ रहा हो ना, जो आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर प्राइसिंग करनी है तो उसका और उसका सम दोनों का बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब सारे जानवर इंशाल्लाह आप बेच देंगे तो ये मैटर नहीं करता कि कोई जानवर महंगा लिया हुआ आपने सस्ता बेच दिया हो भले, लेकिन कोई और दूसरा जानवर जो कि आपने सस्ता लिया था और लेकिन वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बनती थी तो आपने उसको आप इंशाल्लाह महंगा बेच लेंगे बड़े आराम से, वो इंशाल्लाह उस दूसरे को कवर कर लेगा। और होगा ये कि जो आपने महंगा ख़रीदा हुआ था उसकी प्राइसिंग आपने जो बनाई थी आपके हिसाब से, तो आपने उस पर एक बड़ा नॉमिनल सा प्रॉफिट रखा था, लेकिन लोगों की वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा होता और वो आखिर तक इसलिए बच जाता है कि वो उनको ओवर वैल्यूड लग रहा होता है। ठीक है, तो वो होता भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन जब आप एक एवरेज प्राइसिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे जानवर ना तो अंडर वैल्यूड होंगे ना ओवर वैल्यूड होंगे और सब के सब इंशाल्लाह आराम से जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये शीट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, इसमें कोई सवालात हों और जो ओरिजिनल डेटा मेरा है पिछले साल वाला वो अगर आपको चाहिए हो, इसके अंदर आपको कोई प्राइसिंग के अंदर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं और जो हो सकेगा मुझसे इंशाल्लाह मैं हेल्प कर दूंगा। आपकी प्राइसिंग अच्छी होगी तो इंशाल्लाह बाकी लोगों के लिए कुर्बानी की परचेजिंग भी आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग भी ये काम कर रहे होते हैं ना उनका प्राइमरी मोटिव जो है ना वो शौक़ होता है। जानवरों का शौक़ ही अल्लाह ताला ने एक ऐसा रखा है इंसानी फितरत के अंदर कि उसको जानवरों से मोहब्बत होती है। तो जो जिनको शौक़ होता है ना वही ये काम कर रहे होते हैं, वरना हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, थकाने वाला काम होता है, कपड़े गंदे और जो है ना वो नींद ख़राब और इतना बड़ा रिस्क और जानवर ना बिकने का डर और पैसों का डर और ये सब चीज़ें, लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं वो शौक़ की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी प्राइसिंग को भी जो है ना वो अच्छा कर लेंगे, ज़्यादा प्रिसाइज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह ख़रीदने वालों के लिए आसानी रहेगी और आपके लिए भी बहुत आसानी रहेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।